जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एंशियंट इंडिया यानी मध्यकालीन भारत की ये सीरीज है। और इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं आपके साथ साझा करूँगा। ये बीए एमए के स्टूडेंट्स के साथ जो है कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगा वीडियो। आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा इस पूरे वीडियो में। तो ये वीडियो यूजफुल तो रहेगा, देखो आप लोग देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदेमंद रहेगा। भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। उनकी व्याख्या कीजिए, उनका वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रहे, मेन सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भारत का इतिहास है, भारत का जो इतिहास है सबसे पुराना है और समृद्ध है, रिच है। और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखो मैं आपको बताऊं, इसको तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक तो लिटरेरी, अब यहाँ पर आप जितने भी वीडियोज़ में बना रहा हूँ ना, जैसे अभी यहाँ तीन है, तो आप इसको अपने जब आंसर राइटिंग में लिखोगे तो ऐसे चार्ट बना देना। तो जैसे लिटरेली जो स्रोत है लिटरेचर वाले, तो उसमें वेद है, पुराण है, महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ है। इसी प्रकार से पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें उत्खनन, शिलालेख, सिक्के, भौतिक अवशेष। इसी प्रकार से जो विदेशी विवरण है उनमें जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स आए हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक एक करके इनको हम लोग यदि थोड़ा सा और वाइफरकेट करके पढ़े तो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ये वीडियोज़ में बनाऊँगा इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ध्यान रहे इस चीज़ का। दूसरी कोई जगह नहीं मिलेगी, तो टेलीग्राम पर आप डीएस एजुकेटर सर्च कर लेना, शायद वहाँ मैं आपको ये पीडीएफ हो सकता है शेयर कर दूँ। तो वहाँ आप लोग इसको देख सकते हो। देखिए अब जब इसका अब पहले नंबर वाले का आप लोग स्टार बना करके लिखिए साहित्यिक स्रोत। अब जैसे ही साहित्यिक स्रोत लिखा, फिर इसके तीन भाग बना दीजिए, वेद, पुराण और महाकाव्य। अब फिर वेद का बाइफरकेशन करोगे तो फिर इसको आप चार्ट बना दो ऐसे। यदि आप ये इस तरीके से आंसर लिखोगे तो मजाल है कि आपके वैक आ जाए या ड्यू आ जाए, सवाल ही नहीं उठता। तो चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हो गया। इसको आप लोग इसी तरीके से देखिए, तो वेद आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मिल रहा है। फिर 18 पुराण है, तो 18 के 18 पुराण। अब देखो वेदों में क्या मिलता है, समाज और धर्म की जानकारी मिलती है। पुराण क्या है, इसमें आपको जो डिफरेंट राजवंश है उनकी वंशावली और ऐतिहासिक घटनाक्रम मिलेगा। महाकाव्य क्या है, जैसे रामायण और महाभारत है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलेगा। अन्य ग्रंथ, तो अन्य ग्रंथ आपको जिसमें इकोनॉमिक्स है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, इस तरीके के बड़े ग्रंथ हैं वो आपको मिलेंगे। कौटिल्य का है, पाणिनि का है। इसी प्रकार से अब विदेशी यात्रियों के विवरण के ऊपर यदि आप जाओगे, फॉरेन जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, उसमें आप देखोगे कि कौन कौन महत्वपूर्ण थे। देखिए, मैग्नेस्टीज बहुत महत्वपूर्ण था, यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। इंडिका इनकी बुक का नाम था। अब ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो गई कंपटीशन के लिहाज से, आप देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। फायान कौन था, चीनी यात्री था। कब आया, गुप्त काल में आया। और उनकी किताब का क्या नाम था, फोक्यो की, ठीक है। और इन्होंने जो बेसिकली बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, कहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी और बहुत यूज़फुल रहेंगी। आप लिटरली यदि आप देखोगे बेटा तो आपका बहुत फ़ायदा इसमें होने वाला है। इसी प्रकार से हैनशांग, ये भी चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के टाइम पर आया। इनकी रचना क्या थी, सीयू की, यानी पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इनमें मिलेगी। और हैनशांग को क्या कहा जाता है, देखिए आप यहाँ पर यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। ट्रेवलर्स जो हैं उनका प्रिंस कहा जाता है हैनशांग को। अब जो पुरातात्विक स्रोत है वो कौन कौन से हैं, इसमें देखिए आपको जो उत्खनन और भौतिक अवशेष, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर उत्खनन मतलब जो खोदने पर जो मिले हैं वो, और फिजिकल उसमें जो मिले हैं वो। तो इन चीज़ों को मैं आपके साथ थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप देखोगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता में आपको काफ़ी कुछ मिला है। वहाँ पे आपको
नगर नियोजन है, जनन निकासी है, इसी तरह भौतिक अवशेषों की बात करोगे तो कहीं मृद मृद भांड मिले यानी मिट्टी के बर्तन हैं, कहीं जो है हथियार मिले हैं, कहीं आभूषण मिले हैं, कहीं जो है स्कल्पचर्स मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिले हैं, इनको आप लोग देखिएगा। अब जैसे आप देखोगे हड़प्पा में क्या क्या मिला है, हड़प्पा तक्षशिला कहाँ है, नालंदा कहाँ है, सांची कहाँ है, अमरावती कहाँ है, भौतिक अवशेष कौन कौन से हैं, तो ये इनको आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। देखिए जितने भी चीज़ें मैं साझा कर रहा हूँ ना, आप पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, आपको 1 वीक सीरीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ये मेरा वादा है। यदि आप इनको पूरा देखोगे तो आपको 1 वीक सीरीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और कॉलेजों में बैक तो छोड़ो, आपके नंबर 60% से कम आएंगे ही नहीं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए। अभिलेख और शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो देखिए पत्थरों पर होते हैं, स्तूपों पर होते हैं, गुफाओं में, ताम्र पत्तों पे हो सकते हैं, किसी धातु के ऊपर लिखे हुए हो सकते हैं, दान पात्र पर हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें मिलती थी। अशोक के जो शिलालेख है वो बहुत फेमस है। आप यहाँ पर देखोगे कि उस टाइम की जो लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनापी, इसमें लिखे हुए हैं एक्चुअली। और जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और उसी के बाद हमें जो है अशोक के जो अभिलेख है उनको समझने में हेल्प मिली। ध्यान रहे, मैं सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग याद रखना। अभिलेख के जो प्रमुख शिलालेख हैं वो 14 है, ये आप लोग देखिएगा। यहाँ पर समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ है, ये आप देखिएगा। रुद्रावमन का जो है वो अभिलेख जूनागढ़ में मिलता है, ये संस्कृत में है, इसका आप लोग देखना। ताम्रपत्र अभिलेख है, ये गुप्त काल का है। भूमि अनुदान और प्रशासनिक देखिए इनके नाम जरूर याद कर लीजिए, डिटेल आप यदि नहीं कर पाते हो तो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिक्के और मुद्रा शास्त्र, यानी न्यूमिसमेटिक्स जो होती है, मुद्रा जहाँ जो सिक्के हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो सिक्के भी जो हैं बहुत बड़े सोर्स होते हैं किसी भी देश के बारे में जानने के लिए, उसके इतिहास को जानने के बारे में। तो ये आप लोग देखिएगा। अच्छा, आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो पॉइंट वाइज लिखिए, उनको हाईलाइट कीजिए, फिर देखिए कि आपके अंक जो है, आपके मार्क्स जो है कितने अच्छे आते हैं। इसके बाद देखिए धार्मिक ग्रंथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिलीजियस जो हमारे जितने भी ग्रंथ होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण साहित्य, ये 3 भागों में हम हमारे ग्रंथों को बांटते हैं। अब आप बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में लिखे हुए थे। अब इसको बहुत डिटेल से भले आप याद ना करो एग्जाम के हिसाब से, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि बौद्ध साहित्य में क्या है। ये एक तो पाली भाषा में है, ये जैन जितना भी साहित्य है वो प्राकृत भाषा में है। इतना पता होना चाहिए हमें कि ये किस भाषा में लिखे गए हैं और इनमें बेसिकली किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। जैसे आप देखोगे कि पाली भाषा का जो त्रिपिटक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का आप देखोगे तो महावीर जी का जीवन है, भद्रबाहु द्वारा रचित जो कल्पसूत्र है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर ब्राह्मण साहित्य, जहाँ स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र, जिसमें मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलेगी आपको। तो यहाँ से आप लोग इनको देखिएगा, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब आप कंक्लूड करोगे आंसर को तो आप देखोगे कि देखिए भारत के इतिहास के जो डिफरेंट स्रोत हैं उनका बहुत महत्व है, और इतिहास के निर्माण में इनका बहुत योगदान है। अब साहित्यिक स्रोत आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, विदेशी विवरण को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पुरातात्विक स्रोत है उनको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और जो हमारे अभिलेख और सिक्के हैं उनके माध्यम से। तो अब यहाँ पर आप कंक्लूड करते हुए ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि इतिहास संकलन जो है केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, यह मानवता की आत्मा की यात्रा है, और प्राचीन भारत के ये स्रोत उस यात्रा के अमर साक्षी हैं। कितने अच्छे से कंक्लूड यहाँ पर किया गया है, और मैं बाकी वीडियोज़ भी इस पूरे पेपर के साझा करूँगा, तो आप लोग बाद में देखिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।